हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज की क्लास में रोटेशन डायनामिक्स का ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट सीखने जा रहे हो। स्लाइडिंग मोशन ओवर द इंक्लाइंड प्लेन इफ फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट फॉर रोलिंग मोशन। जो इस यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है, इफ फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट यानी ओवर द इंक्लाइंड प्लेन रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन का प्रेजेंट होना और उसका एक मिनिमम वैल्यू का होना ज़रूरी होते हैं। सो यहाँ इस डायग्राम में हमने एक सॉलिड ये हॉलो सिलेंडर को फ्रॉम हाइट h इसको रिलीज़ कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू दिया हुआ 5.76 मीटर। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है 37 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, यदि ओवर द इंक्लाइन प्लेन ये रोल्स डाउन करता है तो रोलिंग होने के लिए इसमें फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एज वेल एज फ्रिक्शन का रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। यदि हमने इसको रेस्ट से रिलीज़ किया है तो फोर्स वे डायग्राम में हम mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा और नॉर्मल फोर्स के अलावा हम इसमें फ्रिक्शन के डायरेक्शन को भी ऑब्ज़र्व करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, यदि इसमें mg साइन थीटा डाउनवर्ड दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और रोलिंग विदाउट स्लिपेज होने के लिए अल्फ़ा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। यानी ये हमारा a और ये हमारा अल्फ़ा, चूँकि ये एक्सेलरेटेड रोलिंग का एग्जांपल है, रोलिंग ओवर द इंक्लाइन प्लेन, बिकॉज ये रोलिंग मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्स mg साइन थीटा के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसे रोलिंग मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन बोलते हैं। और उसमें चूँकि फोर्स mg साइन थीटा और फ्रिक्शन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर a बराबर अल्फ़ा आर एवरी इंस्टेंट पर वैलिड होना चाहिए, यानी ये a माइनस अल्फ़ा आर का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अल्फ़ा का डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज होंगे, तभी जाकर अल्फ़ा आर टेंजेंशियली एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ओवर द इंक्लाइन प्लेन पीछे की ओर होंगे। इसका मतलब इस अल्फ़ा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए फ्रिक्शन को एवब डायरेक्शन में होना पड़ेगा, क्योंकि mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा और नॉर्मल फोर्स ये तीनों टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो टॉर्क मिलेंगे हमें फ्रिक्शन के हेल्प से मिलेंगे। सो यदि कोई ऑब्जेक्ट ओवर द इंक्लाइन प्लेन रोल्स डाउन कर रहा है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फ्रिक्शन के डायरेक्शन को डिसाइड करना चाहिए। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एबव द इंक्लाइन प्लेन है। बाय द वे, यदि कुछ भी कभी ऐसा होता है कि आपने फ्रिक्शन का इधर डायरेक्शन डिसाइड किया है, कैलकुलेशन के बाद वो वैल्यू नेगेटिव हो गए, इसका मतलब उस सिचुएशंस में जो फ्रिक्शन आपने प्रिज्यूम्ड किया था डायरेक्शन, वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। पर यहाँ पे हमने अल्फ़ा का डायरेक्शन डिसाइड पहले कर लिया था कि ये एबव होना चाहिए अल्फ़ा आर का डायरेक्शन, ताकि a माइनस अल्फ़ा आर का वैल्यू 0 हो। यानी इसमें अल्फ़ा क्लॉकवाइज होने के लिए टॉर्क क्लॉकवाइज चाहिए अबाउट द सेंटर ऑफ मास। mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा और नॉर्मल का टॉर्क तो नहीं होंगे, तो ये फ्रिक्शन ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सो यहाँ पर हम a का वैल्यू लिखेंगे फोर्स इक्वेशन से, फोर्स बराबर mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू आएगा फोर्स इक्वेशन mg साइन थीटा माइनस, अब ये फ्रिक्शन हम स्टैटिक फ्रिक्शन ले रखे हैं, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रोलिंग के दौरान जो पॉइंट इन कंटैक्ट होते हैं वो स्कीड नहीं करता है, वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में रहता है। इससे जो फ्रिक्शन होंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब दूसरा, हम सेंटर के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क लिखेंगे, तो टाउ अबाउट द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ICM इंटू अल्फ़ा लिखेंगे। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव ले रखे हैं, तो सेंटर के अबाउट यदि हम फ्रिक्शन के टॉर्क लिखेंगे तो आर को एफ से मल्टीप्लाई करना होगा, एफ इंटू आर। और ये हमारा हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हॉलो स्फीयर ले रखे हैं, रिमेंबर रखेंगे, हेयर आई कंसिडर हॉलो स्फीयर, है ना। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होते हैं 2/3 mr²। सो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दिस इज 2/3 mr² इंटू अल्फ़ा। आर से आर को कैंसिल आउट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर आ रहे हैं 3/2 f/m। अब नेक्स्ट यहाँ पे रोलिंग का जो कंडीशन होते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन
ए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन माइनस अल्फा आर शुड बी ज़ीरो, तो ए बराबर अल्फा आर पुट करेंगे। ए का वैल्यू यहाँ से कितना है, दिस इज एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम, और अल्फा आर का वैल्यू 3/2 एफ बाई एम, 3/2 एफ बाई एम। यहाँ पे एम और एम कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ राइट साइड आएंगे तो एफ प्लस 3/2 एफ, तो ये वैल्यू आएंगे 5/2 एफ। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, दिस इज 2/5 एम जी साइन थीटा, ये हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू इस हॉलो सिलेंडर के लिए जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 2/3 लिया है। दिस फ्रिक्शन शुड बी प्रेजेंट देयर। ये फ्रिक्शन के लिए यदि हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें कि व्हाट इज म्यू एस देयर, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होना चाहिए। सो इसकी वैल्यू हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें म्यू का वैल्यू निकल जाएगा लाइक दिस फ्रिक्शन जो कैलकुलेटेड है इट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन, और यहाँ पर एन का वैल्यू क्या आएंगे, दिस इज एम जी कॉस थीटा। एफ का वैल्यू पुट करें, एफ वैल्यू तो 2/5 एम जी साइन थीटा, और ये साइड हो जाएंगे इट शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस एम जी कॉस थीटा, यानी म्यू एस का जो वैल्यू होना चाहिए 2/5 tan थीटा से ज़्यादा होना चाहिए। यानी इस हॉलो स्फीयर को, फॉर दिस हॉलो स्फीयर रोल्स डाउन होने के लिए जो म्यू एस का वैल्यू होना चाहिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5 tan थीटा। यहाँ पर हमने जो tan थीटा लिया था वो 37 डिग्री है, ठीक है। जो हमने डाटा दिया था हम साइड में डाटा एक बार फिर फीड करेंगे, तो यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ म्यू एस कितना आएंगे, ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू 2/5 का मतलब हो जाएंगे आपका 0.4, और tan 37 का वैल्यू होते हैं 3/5, यानी ये वैल्यू 0.24 होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि म्यू एस जो है वो 0.15 है, इसका मतलब जितनी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, ये तो मिनिमम वैल्यू है, उससे यदि हमारा कम है तो ऑब्वियसली ये रोल नहीं करेगा, और तब यहाँ पर इसकी मोशन क्या होगी, तो ये आगे भी बढ़ेगा और फ्रिक्शन के हेल्प से टर्न भी करेगा। पर रोलिंग में एक टर्न में जितना लेंथ कवर होता है सर्कमफ्रेंस लेंथ, और सेंटर के द्वारा कवर डिस्टेंस के बराबर होते हैं। रोलिंग में ड्यूरिंग वन टर्न जो सर्कमफ्रेंस लेंथ डेवलप होता है उस टाइम पीरियड में सेंटर ऑफ व्हील उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। पर यदि हमारा स्लाइडिंग होगा तो यहाँ पे स्लाइडिंग के दौरान जो जितना सेंटर एडवांस करेगा उसके कंपेयर में सर्कमफ्रेंस लेंथ जो होगी वो शॉर्ट फॉल कर जाएगी, यानी उसकी लेंथ जो होगी 2πr से लेस होगा, यानी v/t इन वन टर्न इज़ ग्रेटर देन 2πr होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लाइडिंग का केस बनेगा, और बिहाइंड डैट हमें क्या मिलेंगे, तो फ्रिक्शन मिलेंगे, और अब जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सो क्वेश्चंस की जो शुरुआत थी वो यही था कि यदि हमारे पास फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन 0.25 चाहिए था, पर गिवन फ्रिक्शन कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू का वैल्यू 0.15 दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में सिर्फ एक डाटा दिया हुआ म्यू, तो हम म्यू और म्यू के दोनों को हम सेम मानते हुए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.15 दिया हुआ है, एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, और फ्रॉम दिस हाइट इस हॉलो स्फीयर को रिलीज़ किए गए हैं। ये हॉलो स्फीयर का हम ये सेंटर का हाइट दिखा रहे हैं, ये हाइट हमारा जो है 5.76 मीटर है, यानी ये यदि लेंथ की बात करें बी सी और ए, तो ए बी का वैल्यू 37 डिग्री यूज़ करने से लेंथ ऑफ ए सी जो हैं दिस बिकम्स 9.6 मीटर, ये आ जाते हैं कैलकुलेट करके आप देखेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो रेडियस हमने लिया है दिस रेडियस इज़ 1 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ग्राउंड पर ये पहुँचेगा तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात जो हम करेंगे, यानी यहाँ पर जिस वक्त रिलीज़ किया गया था तो ये इस पोजीशन से रिलीज़ किया गया था, यानी बेस की जो हाइट है वो 5.76 है, समझ आई बातें। और यानी बेस की जो हाइट है, ये सेंटर की हाइट यदि बात करेंगे तो हम सेंटर की हाइट यह होगा, सेंटर टू बॉटम की हाइट यदि 5.76 है, यहाँ पर साइड में ऐसा देखें, मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है, ये हमारा एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग ये सेंटर की हाइट है। अब देखिए यदि ग्राउंड में आएगा
तो सेंटर तो 1 मीटर एबव रहेगा। यदि इसकी रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है r इक्वल टू 1 मीटर, तो इसका मतलब जो सेंटर की हाइट होगी वो 5.76 में ये 1 मीटर को माइनस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.76। सो यहाँ पर जो सेंटर की जो हाइट है वो ऑब्वियसली 1 मीटर एबव है, यानी ये कंटैक्ट पॉइंट की जो हाइट दिया हुआ है वो 5.76 दिया हुआ है, यानी सेंटर की हाइट में 1 मीटर और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.76 मीटर। और जब ये बॉटम में आएगा तो 1 मीटर एबव रहेगा, तो 6.76 में यदि 1 मीटर माइनस कर देंगे तो फिर हमारा वैल्यू कितना आएगा 5.76 मीटर। सो जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये सेंटर से, ये डिस्टेंस सेंटर से नीचे जब पहुंच रहा है सेंटर के बीच का डिस्टेंस 9.6 मीटर दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आप क्वेश्चन ओवर द इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं तो देखिएगा आपको ये दिया रहता है ये स्मॉल स्फीयर, तो इसका मतलब वैसे सिचुएशंस में रेडियस जो है वो स्मॉल होते हैं, तो h माइनस आर की वैल्यू वो mgh के बराबर लिखते हैं। हमें जबकि क्या लिखना चाहिए था mgh माइनस आर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सेंटर की जो हाइट है यहाँ से 1 मीटर और एबव है, इसका मतलब 6.76 मीटर, और ये वैल्यू 1 मीटर है, तो इसका मतलब ये जो हाइट हमें मिलेंगे फॉलिंग हाइट हमारा 5.76 होगा। सो इस स्फीयर को हम एसएच हाइट से रिलीज़ कर रहे हैं। अब जब ये बॉटम आएगा तो बॉटम आने के बाद इसमें 2 वेलोसिटी आएगी, एक ट्रांसलेशन वेलोसिटी और दूसरा हमारा रोटेशनल वेलोसिटी। पर इस क्वेश्चंस में एम ये है कि जब ये बॉटम पहुंचता है तो व्हाट इज़ लॉस ऑफ एनर्जी, यानी फ्रिक्शनल लॉस हमारा कितना हो रहा है। तो फ्रिक्शनल लॉस हम निकालने के लिए देखिए, यदि हम इस वाले क्वेश्चंस को मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बनाते थे तो आप बहुत इजी वे में बनाते थे। इस लेंथ को क्या करते थे, फ्रिक्शन फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि ये एक्चुअल कितना लेंथ कवर किया ये आपको पता लग गया था। 9.6 मीटर को फ्रिक्शन फोर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रिक्शन का वर्क निकल जाएंगे और वही हमारा क्या होगा, फ्रिक्शनल लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये एक्चुअल लेंथ पता है। ये स्लाइडर का टोटल फ्रिक्शन के साथ कितना वर्क हुआ, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्लाइडिंग ब्लॉक। पर यहाँ पर जो हमारा व्हील है वो टर्न करता हुआ, स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो हर एक टर्न में जो लेंथ 2πr है उससे हमें लेसर लेंथ जो हैं कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, तो सपोज करें कि एक हमारा बॉबिन है, सिलाई मशीन में जो बॉबिन यूज़ करते हैं, इसका एक एंड हम फिक्स कर दें और जब इसको हम अप टर्न करेंगे, इसको घुमाएंगे तो इन 1 टर्न ये कितना लेंथ कवर करेगा, तो 2πr लेंथ कवर करेगा। पर यदि मान लो ये बॉबिन में जो धागा है वो बहुत लूज लपेटा हुआ है, जैसे पतंग के धागे कट जाते हैं फिर बॉबिन में आप उस धागे को लपेट कर फिर पतंग उड़ाते हैं, तो 1 टन से कहीं ज़्यादा धागा बाहर निकल जाता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर वही चीज़ें हैं, यदि हमारा ये स्किडिंग होगा, स्लिपेज होगा, तो सेंटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब एक्चुअल जो लेंथ कवर होते हैं सर्कमफ्रेंस का, ये यदि हमें पता लग जाए तो उसका हम फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस का एम यही था कि यदि हमारा फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है तो व्हाट इज़ वर्क ऑफ फ्रिक्शन। सो वो लेंथ निकाल कर हम फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली उससे भी हम वर्क ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव हम ये भी कर सकते हैं कि बॉटम में जब ये पहुंचा तो इसके ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या है और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या है, यदि वो दोनों निकाल कर हम mgh से माइनस कर दें तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अभी एट प्रेजेंट mgh क्या है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, यानी जो ग्रेविटी का वर्क होगा वही एनर्जी हमें क्या है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहलाएंगे, तो वो वैल्यू हमारा क्या आएगा, mgh होगा। m का मास दिया हुआ है 1 kg गिवन है, ये हमारा हॉलो स्फीयर का मास 1 kg दिया हुआ है और इसकी रेडियस जो है वो हमारा 1 मीटर। हमने शुरू में लिखा था, जहाँ ज़रूरत होगी फिर मैं आपको इस डाटा को फीड करूँगा। तो यहाँ पर m का वैल्यू 1 kg, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू कितना है 5.76 मीटर। इसका मतलब वर्क ऑफ ग्रेविटी कितना है 57.6 जूल। ये एनर्जी हमारा टोटल एनर्जी मिल रहा है। जब वो बॉटम में पहुँचेगा तो उसका कितना बाई पार्ट ट्रांसलेशन पार्ट में होगा और कितना बाई पार्ट रोटेशन पार्ट में होगा। तो ट्रांसलेशनल जो मोशन हम देखेंगे इसमें वो इसके सेंटर का देखेंगे। देखिए, यदि हम कहीं पर ऐसा हो कि एक व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, अब ये ए सीधा ना जाकर अपने बॉडी को अपने एक्सिस के अबाउट ऐसा ऐसा टर्न करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो हम इस व्यक्ति का ये टर्निंग जो मोशन है उसको देखने के बजाय ये व्यक्ति खुद कितना आगे बढ़ा है, हमें इसकी बात करना है। तो ट्रांसलेशन मोशन में व्यक्ति यानी उसके सेंटर को देखेंगे, उस इंसान का सेंटर कितना आगे बढ़ा है। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए
हमें क्या करना होगा कि जो सेंटर ऑफ द व्हील है वो कितना हमारा कवर किया, तो वो डिस्टेंस कवर कितना है, तो AC का वैल्यू 9.6 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से जब ये नीचे आएगा हमारा, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम V का वैल्यू अब mgh बराबर हाफ mv² नहीं कर सकते हैं, क्योंकि mgh अब 3 पार्ट में बढ़ जा रहा है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज फ्रिक्शनल लॉस। पर हम वेलोसिटी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, वो क्या लग रहा है mg साइन थीटा, और क्या लग रहा है म्यू के mg कॉस थीटा, और ये हमें क्या देगा, तो सेंटर का एक्सेलरेशन देगा, और ये एक्सेलरेशन बेसिकली इसका रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। डिवाइड बाई m करने से सेंटर का जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है वो वैल्यू निकल जाएंगे। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन, क्योंकि mg साइन थीटा को फ्रिक्शन ज़रूर अपोज कर रहा है, पर फ्रिक्शन का वैल्यू mg साइन थीटा से लेस है। तो यानी यहाँ पर g का वैल्यू g साइन थीटा, ठीक है, और माइनस म्यू के का वैल्यू 0.15, तो ये 0.15 और ये वैल्यू g कॉस थीटा, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा a का वैल्यू। g को बाहर निकालेंगे तो ये साइन 37 3/5 यानी 0.6, ये वैल्यू 0.15, कॉस 37 का वैल्यू, ये वैल्यू होते हैं 0.8। तो 0.8 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0.12 आएंगे, 0.6 में 0.12 माइनस करेंगे तो 0.48, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हील, ठीक है। अब ये हमारा इस डिस्टेंस कवर करने के बाद ये कितना वेलोसिटी गेन करेगा या नीचे आने में कितना टाइम लगाएगा, ये दोनों चीज़ बता सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर यदि हम टाइम की बात करें तो यहाँ L बराबर क्या लिखेंगे, हाफ AT²। L का वैल्यू कितना है 9.6 मीटर, ये वैल्यू कितना है 4.8 इंटू T², यानी इसका T का वैल्यू कितना आ जाएंगे आपका 1 सेकेंड, यानी ये ग्राउंड 1 सेकेंड में नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब विद इन दिस 1 सेकेंड अब हम ये देखें कि व्हाट इज़ वेलोसिटी हियर, इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों ये ध्यान रखना है हमें कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हम v बराबर u प्लस AT से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ फिर ये v² और 2as से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गई, ये टाइम है, तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी आएंगे 0 प्लस a का वैल्यू 4.8 इंटू 1, यानी वेलोसिटी एट बॉटम कितना आया हमारा 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी एट बॉटम आ रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा कि इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे एट बॉटम। तो हम इस v के हेल्प से इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा हमारा हाफ इंटू m इंटू 4.8 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएंगे कितना आपका, m का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, और 4.8 का स्क्वायर आप करोगे तो ये वैल्यू आएंगे 4.8 इंटू 4.8, ये वैल्यू 23.04 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करने से ये वैल्यू आ रहे हैं आपका 11.52 जूल। ये हमारा इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जब ये नीचे आया। देखिए एक बार फिर से हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना निकाला था, अभी कैलकुलेशन करके एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाले थे ना साइन थीटा, वो वैल्यू आया था हमारा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं बॉटम में इसकी वेलोसिटी क्या है, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा, तो 9.6 हमारा इसका लेंथ था, है ना, लेंथ। L बराबर हाफ, ये वैल्यू A का वैल्यू 4.8 इंटू T², शायद ये मुझे वही लग रहा है, इसमें थोड़ी मैंने मिस्टेक किया, 9.6, ये वैल्यू एक्सेलरेशन कितना था हमारा 4.8, तो ये वैल्यू 4 आ जा रहे हैं। तो 4.8 को अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 सेकेंड, यानी ये 2 सेकेंड में नीचे आ रहे हैं। तो 2 सेकेंड नीचे आने से इसकी बॉटम में वेलोसिटी आ रही है 9.6 मीटर, यानी ये वैल्यू, एक बार पूरी चीज़ को फिर से समझा दें, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन का। मैंने ये बताया कि जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी A का वैल्यू है, ये वैल्यू है g साइन थीटा माइनस 0.15, और ये वैल्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू 10, ये वैल्यू साइन 37.6 माइनस 0.15, और ये वैल्यू 0.8, ठीक है। तो ये वैल्यू आते हैं 0.12, तो 0.6 में 0.12 माइनस करने से 0.48, इसको मल्टीप्लाई करने से 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ट्रांसलेशनल रोटेशनल आ रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो L बराबर हमने कहा हाफ AT² कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएंगे हाफ इंटू 4.8 इंटू T²,
लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 9.6 मीटर इक्वल टू हाफ इंटू 4.8 इंटू टी स्क्वायर। ये इधर लाने से और 4.8 से डिवाइड करने से ये आपका वैल्यू कितना आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू 19.2 4.8 से डिवाइड करने से टी का जो वैल्यू आ रहे हैं वो 2 सेकेंड आ रहे हैं। तो 2 सेकेंड में कितना इसकी वेलोसिटी होगी, तो v बराबर 0 प्लस a 4.8 इंटू 2 यानी ये वैल्यू 9.6 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सो यहाँ पर हम 9.6 का स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अब जो आएंगे वो कैलकुलेटेड वैल्यू करेक्ट हो जाएंगे। 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 2 करने से ये वैल्यू आ रहे हैं 46.08 जूल। तो ये हमारा निकल गया किसका वैल्यू, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का। अब हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा हम फ्रिक्शन से निकालेंगे। अब जो फ्रिक्शन होगा वो ट्रांसलेशन फ्रिक्शन होंगे, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा जो ऊपर की ओर लगेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि उसका टॉर्क लिखेंगे ये वैल्यू आएंगे एफ के इंटू आर, ये वैल्यू 2/3 mr² इंटू अल्फ़ा। ठीक है, एफ के का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो म्यू के जो 0.15 दिया हुआ है और यहाँ पर म्यू के इंटू एन, एम का वैल्यू mg cos थीटा इंटू आर इक्वल टू 2/3 mr² इंटू अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पे आपका m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और r से एक r भी कैंसिल होगा, तो ये 0.15 इंटू जी और cos 37 का वैल्यू 4/5, ये r से एक r भी कैंसिल हो जाएंगे और 3 का वैल्यू इधर आएगा 3/2 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर। अब r का वैल्यू हम 1 मीटर पुट करेंगे तो अल्फ़ा निकल जाएगा। तो इसमें देखिए वैल्यू कितना आएंगे, ये 1.5, ये वैल्यू भी 1.5 इंटू ये हमारा आएगा 0.8। तो 2.25 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा निकल जाएगा 2.25 इंटू 0.8, तो ये वैल्यू आएगा 1.8। यानी अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहे हैं इसमें, देखिए अभी मैंने बताया आपको ए का वैल्यू एक्सेलरेशन आया था ए इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अल्फ़ा का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर कितना, तो दिस इज़ 1.8 रेडियन पर सेकेंड। देखिए यदि ये रोल करता तो हमारा ए बराबर अल्फ़ा और मैच करना चाहिए था, लेकिन ये मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पर इसको हटा रहे हैं क्योंकि जगह कम है। मैंने जो भी निकाला इससे दोनों से आप देखोगे कंपेयर करके ए बराबर अल्फ़ा होना चाहिए एक्सेलरेटेड रोलिंग में। ए का वैल्यू हमने 4.8 निकाला, अल्फ़ा का वैल्यू 1.8 है, रेडियस 1 मीटर है, इसका मतलब यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा है, तो इसमें फॉरवर्ड स्लाइडिंग होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेंगे। तो ये हमारा अल्फ़ा आ गया यानी इस फ्रिक्शन से ये घूमना शुरू करेगा। घूमने से जो ओमेगा मिलना चाहिए वो हमारा कम मिल रहा है, लेकिन नीचे आते आते जितने समय में ये नीचे आएगा उतनी देर में ये कितना वेलोसिटी गेन करेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा कांस्टेंट है, ओमेगा का वैल्यू क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू टी। अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 1.8 है, तो ओमेगा इक्वल टू 1.8 इंटू ये वैल्यू अल्फ़ा इक्वल टू 1.8 इंटू टी का वैल्यू 2 सेकेंड, तो ये आएगा हमारा 3.6 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा अल्फ़ा हो गया। व्हाट इज़ देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, तो ये वैल्यू लिखेंगे हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हाफ ICM क्या होता है, हमारा हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आते हैं 2/3। यहाँ पर m का वैल्यू 1 kg, r का वैल्यू 1 स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू 3.6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3.6 का स्क्वायर 3.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये 3 आ जाएंगे डिवीजन में, तो इसकी जो वैल्यू आती है 4.32। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लें, ये हमारा आया ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड और हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए बॉटम में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होते हैं हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है, हॉलो का 2/3, तो हाफ mr²। तो 1 से 1 ये सभी हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3.6 का स्क्वायर करेंगे, 3.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 3, तो इसकी वैल्यू आ रहे हैं 4.32। यानी यहाँ पर रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी आ रहे हैं KTR, ये वैल्यू आ रहे हैं आपका कितना, तो 4.32 जूल। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को जोड़कर mgh वाले एनर्जी से माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाए, फ्रिक्शन का लॉस। तो लॉस का वैल्यू क्या देंगे, लॉस इक्वल टू mgh जो हमारा था mgh माइनस ये हमारा ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू कितना है 57.6 माइनस ट्रांसलेशन 46.08 4.32, इन दोनों को ऐड करें इसमें 46.08, तो ये वैल्यू 50.04 आ रहे हैं। तो 57.6 माइनस 50.4, तो ये वैल्यू हमारा कितना आएगा ये वैल्यू 57.6 में माइनस करेंगे तो ये हमारा 7.2 जूल का फ्रिक्शनल लॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चंस में आप वापस सभी बच्चे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, किस तरीके से कि ये जो टाइम हमारा 2 सेकंड आया, 2 सेकंड में हाउ मेनी टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स आया, बता सकते हो कैसे? नंबर ऑफ टर्न्स आप निकाल सकते हो। सोचो जरा किससे, इस वाली इक्वेशन से, थीटा बराबर हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, तो इससे क्या निकल जाएंगे थीटा। अब उस थीटा को, थीटा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है ना, उसमें 2 पाई रेडियन से आप डिवाइड कर दो। ये तुम्हारा थीटा जो निकल रहे हैं वो पूरा हमारा रेडियन आ रहा है ना, तो ये रेडियन आया, उसमें आपको निकालना नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, तो 2 पाई रेडियन से डिवाइड करोगे तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। अब वो नंबर ऑफ टर्न्स निकल गए तो फिर उसमें सर्कमफ्रेंस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगे थीटा इंटू आर, यानी ये टेंजेंशियल टोटल कितना लेंथ कवर हुआ। इस थीटा इंटू आर को आप क्या करोगे, फ्रिक्शन के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या था म्यू एम जी कॉस थीटा, तो चेक करना इसका भी वैल्यू यही आएंगे, है ना। मैंने क्या क्या बताया फिर सुनो। अल्फ़ा है, टी हमारा 2 सेकंड निकल चुका है, तो हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर है ना, हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकाले थे अभी, अल्फ़ा कहीं लिखे थे ना 1.8 रेडियन, और ये 2 सेकंड, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा इसमें थीटा का वैल्यू। अब उस थीटा को 2 पाई रेडियन से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न निकल जाएगी। नंबर ऑफ टर्न को फिर क्या करोगे, सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये टोटल लेंथ कवर होगा, और उस लेंथ को काइनेटिक फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम वैल्यू जो लॉस हम निकाले हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आप लॉस का क्या वैल्यू लिखेंगे, थीटा इंटू आर, ये डिस्टेंस कवर हुआ, मल्टीप्लाई विथ क्या हमने किया फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से भी वैल्यू आपका वही आएंगे। ये थीटा अलग हैं, ये जो एंगल हैं वो ये एंगल हैं, डेट इज़ 37, और ये हमारा जो हमारा थीटा ये कैलकुलेट करके आया। तो ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चंस को एक बार वापस बनाएंगे, हम नेक्स्ट और एक अच्छे क्वेश्चंस लेकर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चंस, और सेम क्वेश्चंस को आप यदि सॉलिड स्फीयर होता तो उसके लिए आप देखना निकाल कर 2/5 tan थीटा आते हैं म्यू एस का वैल्यू। यहाँ पर आया था तुम्हारा म्यू एस का वैल्यू कितना याद करो, ये वैल्यू आया था 2/5 tan थीटा, और उसमें आते हैं 2/7 tan थीटा, तो उसको ही लेकर आप चाहें तो बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।